नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। हरियाणा विशेष में सबसे पहले बात करेंगे ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों की। जी हां, प्रदेश में ब्लैक फंगस का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में करीब 500 केस सामने आ चुके हैं। बिना कोरोना और डायबिटीज के 143 मरीज सामने आए हैं। करनाल की बात करें तो कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का प्रकोप देखने को मिल रहा है। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस की बीमारी ने लोगों को डराया हुआ है। जिले में अब तक ब्लैक फंगस के 30 मामले सामने आ चुके हैं, तो वही 51 ब्लैक फंगस के संदिग्ध मामले भी हैं, जिनकी कंफर्म रिपोर्ट अभी आना बाकी है। तो वहीं 6 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें ब्लैक फंगस पाया गया था। प्रदेश में ब्लैक फंगस के बढ़ते केसेस के बाद उससे जुड़ी हुई दवाइयां और इंजेक्शंस कम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल की जहां पर ब्लैक फंगस ने चिंता बढ़ा दी है, तो वहीं अस्पताल में उचित इलाज नहीं मुहैया हो पा रहा है। और यही वजह है कि सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार सभी 18 मरीजों को रोहतक, पीजीआई, गुरुग्राम और झज्जर में रेफर कर दिया गया है। ये जो म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस है, इसमें हमारे 18 केस आ चुके हैं, जो कि सस्पेक्टेड उसमें है। जिले के अंदर 18 केसेस रिपोर्ट हुए। इन सब को पीजीआईएमएस रोहतक, एसजीटी चंडू बडेरा और डब्ल्यूसीएमएस झज्जर में रेफर कर दिया गया है। वह इलाज आगे जो भी है, ये हायर जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से होगा इनका। ये जो म्यूकोर आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस तरीके से ब्लैक फंगस ने प्रदेशवासियों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। ब्लैक फंगस का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें कि प्रदेश में तेजी से ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं और ये अपने आप में चिंता का विषय है। और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि कहर लगातार जारी है। इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शंस की भारी कमी है, जिसके चलते सरकार ने केंद्र से अब 12,000 इंजेक्शंस की डिमांड की है, जिससे कि सही वक्त पर मरीजों को दिया जा सके। सरकार ने 15,000 इंजेक्शन के लिए टेंडर भी फ्लॉट किए हैं, जिससे कि परेशानी मरीजों को आने वाले समय में ना हो, क्योंकि कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने ब्लैक फंगस को लेकर कहा कि सरकार इससे बचाव के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है और यह बीमारी नई नहीं है, बल्कि पहले से है, लेकिन इसके मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ब्लैक फंगस तो पहले भी था, लेकिन बहुत कम मात्रा में था। ये जो भी बीमारी है थी तो, लेकिन उसका पता भी नहीं था और कहीं बहुत ही कोई रेयर केस होता। लेकिन अभी बड़ी संख्या में केस इस प्रकार के आ रहे हैं। तो सरकार का पूरा प्रयास है और दवाइयों का भी जो बाहर से मिलती है उसके लिए वो भी मंगवाने का पूरा प्रयास है, ताकि उसको कंट्रोल कर सके। उसके लिए सरकार बिल्कुल जागरूक है। वहीं बादली से विधायक कुलदीप वत्स का साइबर सिटी गुरुग्राम के अस्पताल में ब्लैक फंगस का सफल ऑपरेशन किया गया। बता दें कि विधायक पिछले महीने कोरोना से संक्रमित हो गए थे, जिसके बाद उन्हें गुरुग्राम के अस्पताल में 28 दिनों तक इलाज के लिए रहना पड़ा। 4 दिन पहले ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली थी, लेकिन घर पहुंचने पर अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद 22 मई को दोबारा से उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां पर जांच में ब्लैक फंगस के लक्षण मिले, जिसके बाद उनका ऑपरेशन किया गया। सफल ऑपरेशन के बाद विधायक ने वीडियो जारी कर दूसरा जीवन मिलने की बात कही है। आज मेरे पूरे बादली क्षेत्र के मेरे चाचा ताऊ, मेरे भाई बहनों का और पूरे हरियाणा वासियों का मैं धन्यवाद करता हूँ, जो आपने मेरे को अपना आशीर्वाद दिया, जो आपने भगवान से मेरे लिए प्रेयर की। और मैं आप बिल्कुल, मेरी सर्जरी होगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जीवन भर अपने बादली क्षेत्र का आभारी रहूँगा और आपको पूरे हरियाणा वासियों के विश्वास दिलाता हूँ, जो ये जीवन मिला है, दोबारा जीवन मिला है। मैं ईमानदारी से, नेक नीति से और अच्छाई के रास्ते पर चल के अपने बादली क्षेत्र की और अपने हरियाणा की सेवा करूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपका मैं पूरे सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। आपके आशीर्वाद से जो दोबारा मेरे को जिंदगी मिली है, मैं मेरे चाचा ताऊ, मेरे भाइयों का, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा, जय बादली क्षेत्र। कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में जहां पर वैक्सीन लोगों को दी जा रही है, तो वहीं दवाएं भी तैयार की जा रही हैं। अब भारत में भी कॉकटेल ड्रग का इस्तेमाल शुरू किया गया है। हरियाणा के 84 साल के मोहब्बत सिंह कोरोना के वो पहले मरीज हैं जिन्हें ये दवा दी गई है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए इस दवाई के बारे में विस्तार से बताते हैं कि क्या ये दवाई है और किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंटीबॉडी कॉकटेल है क्या? कारिसिबीमॉब और इमदेवीमॉब से इसका बनाव होता है। विशेष रूप से SARS
कोव-2 को टारगेट ये करती है और कोशिकाओं में वायरस अटैचमेंट और एंट्री को ब्लॉक ये करती है और इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। कोरोना से जंग में बेहद महत्वपूर्ण ये है और मददगार भी साबित हुई। तो वहीं एंटीबॉडी कॉकटेल का इस्तेमाल किया जा रहा है। शुरुआती दौर में गंभीर संक्रमण वाले मरीज अस्पताल इसे ओपीडी थेरेपी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और इसे लेने वाले मरीजों की रोजाना मॉनिटरिंग राज्य सरकार नागरिक अस्पतालों को फ्री देगी। तो वही एंटीबॉडी कॉकटेल कौन नहीं ले सकता, ये हम आपको बता रहे हैं कि अस्पताल में पहले से भर्ती मरीज इसे नहीं ले सकते। ऑक्सीजन ले रहे मरीज भी इसे नहीं ले पाएंगे। जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है वो भी इन्हें नहीं ले सकते। तो वही सरकारी अस्पतालों में इसकी कितनी उपलब्धता है, रोहतक की बात करें तो 205 एंटीबॉडीज यहां पर इसकी अवेलेबल हैं। गुरुग्राम में 100, फरीदाबाद में 100, पंचकुला में 100, करनाल में 45 और हिसार में 40 मात्रा में ये उपलब्ध है। और अब खबर जींद से, जहां पर लॉकडाउन पालन करवाने के नाम पर पुलिस की दादागिरी सामने आई है। सिटी एसएचओ ने लॉकडाउन का पालन कराने के लिए एक दुकानदार को सरेआम कई थप्पड़ जड़ दिए। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कई व्यापारियों को जबरदस्ती पुलिस की गाड़ी में भी बैठाया गया, जिसको लेकर व्यापारियों में रोष है। व्यापारियों की मांग है कि साथ में मारपीट करने वाले जींद के सिटी एसएचओ को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। व्यापारियों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर भी आरोपी पुलिस वाले को सस्पेंड करने की मांग की है। जींद पुलिस की 2 वीडियो वायरल हुई है। उसमें जो दुकानदार हैं वो कह रहे हैं कि मारपीट हुई है जो दुकान खोलते हैं। सर क्या मामला था? मामला ये है कि दुकानदारों को टाइम दिया गया है प्रशासन की तरफ से सवेरे 7 से 12 बजे तक का। जो परचूने के दुकानदार हैं और दुकानदार सवेरे 4:30 पौने 5 बजे दुकान खोल लेते हैं। और इस बार जो आदेश हुए हैं ऊपर से ये हुए हैं कि भाई कोविड-19 के जो इंस्ट्रक्शन को सख्ती से पालना कराई जाए, तो उसके लिए सख्त होना पड़ता है पुलिस को। और कोई पुलिस ने अमानवीय कृत्य नहीं किया, किसी के साथ कोई मारपीट नहीं करी। ठीक है भाई, जो शटर खुले पड़े वो बंद कराएंगे। ठीक है, जो उसके बाद जो लोग वहाँ इकट्ठे हैं उनको तितर-बितर करेंगे। खबर रेवाड़ी से, जहां पर लॉकडाउन में दी जा रही छूट का लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। बाजारों में सुबह दुकान खुलते ही लोगों की भारी भीड़ लग जाती है। साथ ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे। ऐसी लापरवाही करके लोग अपनी ही जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सरकार और प्रशासन ने भी समय दिया है 7 से 12 बजे बाजार खुलने का, लेकिन ऐसे में भीड़ बढ़ रही है। नहीं लगता कि ये बीमारी और बढ़ेगी? हम बीमारी तो बढ़ेगी भैया। तो टाइम चेंज करना चाहिए, 2 घंटे और बढ़ाना चाहिए। सरकार का छूट देना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। जस्ट बिकॉज आप अगर देखें तो चाहता है इस समय बहुत रश है, और अगर ये टाइम थोड़ा एक्सचेंज हो जाए, जस्ट लाइक थोड़ा आगे खिसक जाए, 7 की जगह 9 हो जाए और 12 की जगह 3 या 4 हो जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि उस दौरान थोड़ा भीड़ कम रहेगा, रश कम रहेगा इसलिए। बट अभी तो रश बहुत ज़्यादा है। देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर होती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब तक कोरोना महामारी की चपेट में आने से जान गंवाने वाले लोगों के साथ मरने के बाद अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा। जी हां, करनाल के बलड़ी चौक स्थित शमशान घाट में हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों के लोगों का दाह संस्कार किया गया। कुछ परिवार वाले मृतक की अस्थियां उठाकर भी ले गए, लेकिन लोगों में कोरोना का डर इतना है कि आपको बता दें कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनों की अस्थियां तक लेने के लिए नहीं पहुंचे, जिनको सेवादारों ने इंतजार करने के बाद खुद उठाया और पॉलिथीन में पैक कर संभाल कर रख लिया है। कर्मचारियों की माने तो कुछ समय इंतजार करने के बाद ऐसी अस्थियों को हरिद्वार लेकर जाकर प्रवाह करेंगे। समाजसेवी सुनील ने बताया कि करनाल में 1 मई से 26 मई तक करीब 400 कोरोना मृतकों के संस्कार किए गए। सर जो लोग अस्थियां नहीं लेने आए ना, उनकी अस्थियां इकट्ठी करके रख दी गई हैं और ये हरिद्वार में पहुंचा दी जाएंगी। नगर निगम की तरफ से पूरी टीम लगी हुई है। हमारे कमिश्नर साहब पूरा सहयोग कर रहे हैं और रेणु बाला मैडम मेहर हैं, जो उसके पति जी हैं, रमेश गुप्ता जी हैं, वीरजलाल गुप्ता जी, रमेश मिड्डा जी हैं, ईसी गुलाटी जी हैं। समाज सेवियों के तौर पे ये पूरा सहयोग कर रहे हैं। यहाँ अब 1 तारीख से अब तक के लिए 400 के करीब संस्कार हुए हैं। अब लोगों में इतना डर था, कुछ लोग ऐसे थे कि वो ये भी कहते कि आप हमारे आदमी का संस्कार आप ही कराओ और अस्थियाँ भी आप ही उठा कर दे दो हमें। अब कुछ लोग ऐसे थे, पहले दिल्ली के अंदर से बहुत रश आया, रोज़ की 26, 27 डेड बॉडी डेली आती थी। उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनकी अस्थियाँ लेने नहीं अभी कोई आया। ऐसे ही 8 एक लोग हमारे पास 8 एक बॉडीज़ की अस्थियाँ हमारे पड़ी हैं, जिसे हम ऑप्टिकल एसोसिएशन करनाल
जो रजिस्टर्ड बॉडी है हमारी जिले की, वो उन्हें एक प्रण लिया कि इन सबको हम हरिद्वार में इनको पूरे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से इनको प्रोवाइड करके आएंगे। और यहाँ भी हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से इकट्ठा करके जैसे थैलियों में रखा जाता है वैसे थैलियों में अलग अलग हर एक की को थैली में रख के रखा है। अभी थोड़े दिन और वेट करेंगे, कभी कोई और ऐसा ना आए। अगले महीने हम स्टार्टिंग में ही सोच रहे हैं कि सबको हरिद्वार प्रोवाइड करें। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने 1 जून से प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने की चर्चाओं पर पूरी तरीके से विराम लगा दिया। शिक्षा मंत्री ने इस बारे में अभी कोई विचार नहीं होने की बात दोहराते हुए कहा कि कोरोना पूरी तरीके से कंट्रोल में आने के बाद ही इस बारे में विचार किया जाएगा। अपने जन्मदिवस पर कुंडी तालाब एरिया में पौधारोपण करने के बाद उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना पहले से कम हुआ है, अभी और कम हो जाए इसके लिए काम किया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि प्रदेश में जितनी वैक्सीन उपलब्ध है उसी के हिसाब से इस्तेमाल हो रही है। एक समय में ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो सकती, इसीलिए विदेश से वैक्सीन की डिमांड की गई है। नहीं, अभी तक कोई स्कूल खोलने की कोई प्लानिंग अभी तक हमारे पास कोई नहीं है। अभी कोरोना इस स्थिति में ही आया ये जो कि अभी हम स्कूल खोल लें। हालांकि पेशेंट बहुत कम हुए, मैं समझता हूँ 50% से भी कम चला गया, लेकिन फिर भी स्थिति और ज़्यादा ठीक होगी तभी उसके बारे में योजना बनाएंगे। उससे बहुत लाभ हुआ। लॉकडाउन लगने के बाद आप देखते हो 1 सप्ताह के बाद पेशेंट कम होने शुरू हुए और अब इतनी बड़ी संख्या में पेशेंट कम हुए, तो उसका सारी जगह लॉकडाउन का लाभ हुआ है। और जहाँ तक हमारे यहाँ खोलने का है तो कुछ लोगों का एतराज़ है कि जो हमने लॉकडाउन खोला है तो वो टाइम ठीक नहीं है, पर जो आसपास के प्रदेश हैं वहाँ तो खुले ही नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी प्रयास करके कि हमारा कंट्रोल में भी है और थोड़ी सी देर भी अगर खुल जाएगा तो काफ़ी काम होगा, तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने 8 से 12 तक का टाइम दिया है। और जैसे जैसे परिस्थितियाँ ठीक होती जाएंगी तो निश्चित तौर से आगे इसको खोलते जाएंगे। नहीं, अभी तक। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरस्वती नदी में छोड़े जाने वाले सभी नालों के निकासी बिंदु पर एसटीपी लगाने और बिजली संयंत्र स्थापित करने की दिशा में काम करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री यहां पर सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड की गवर्निंग बॉडी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस मौके पर सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री धूमन सिंह किरमच एवं बोर्ड के सदस्य भारत भूषण भारती भी उपस्थित रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समीक्षा बैठक के दौरान अभी तक हुए कार्यों की प्रगति के बारे में जाना और इस परियोजना को तय सीमा में पूरा करने के लिए कहा। इस नदी को प्रवाह रूप देने के लिए न केवल डैम बनाया जाएगा बल्कि बैराज और छोटे छोटे जलाशयों का भी निर्माण किया जाएगा। इससे भू जल स्तर ऊपर आएगा, जिससे न केवल क्षेत्र डार्क जोन के बाहर आएगा बल्कि ये किसानों के हित में भी होगा। मुख्यमंत्री ने सरस्वती परियोजना में प्रस्तावित डैम के निर्माण से संबंधित प्रगति की रिपोर्ट ली और डैम के साथ बिजली उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पूरी तरीके से एक्शन में नजर आ रहे हैं। पंचकुला के अस्पतालों का निरीक्षण करने के बाद स्पीकर ने औद्योगिक क्षेत्र फेज 2 में निर्माणाधीन हरियाणा रोडवेज वर्कशॉप का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां पर दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी जाना और किन किन चीजों की जरूरत है उसके बारे में भी अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। लगभग हमारे पास जो 160-170 बसें हैं उनकी रिपेयर यहाँ पर होगी, मेंटेनेंस यहाँ पर होगी, तो निश्चित तौर पर जो हमारी गति है, जो हमारी कम्युनिकेशन है, जो आपस में इसकी ट्रांसपोर्ट है उसकी गतिविधियां बढ़ेंगी और लोगों को इसका फायदा। कलायत हल्के की तर्ज पर कैथल के कई गांवों से भी सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए के बिल पास किए गए। इसकी जानकारी विधायक लीलाराम तक को नहीं है, जिस कारण विधायक ने मुख्यमंत्री को शिकायत देकर जांच की मांग की है। बताया जा रहा है कि सीएम मनोहर लाल ने इस मामले की जांच विजिलेंस को सौंप दी है। विधायक लीलाराम ने कहा कि कई गांवों से सफाई के नाम पर घोटाले की बातें सामने आती रही थी। जब उन्होंने कैथल का पता लगवाया तो यहां पर गुहना, मानस, सिरटा, पारड़ा, जासवंती, डेरा गदला, खुराना, बलवंती समेत कुल 14 ऐसे गांवों का पता चला है जहां से 2.5 करोड़ रुपए नालियों और खालों की सफाई के नाम पर खर्च हुए बताए गए। कई गांव के सरपंचों को, एसडीएम को, डीसी को और खुद उन्हें भी इस बात की जानकारी तक नहीं, जबकि जनप्रति होने के नाते विकास संबंधी इन कार्यों की उन्हें जानकारी होनी चाहिए थी। इसके अलावा उन्हें पता चला है कि जिला अस्पताल में ठेके पर लगाए जाने वाले कर्मचारियों से 30,000 से लेकर 75,000 रुपए तक की रिश्वत राशि वसूली जा रही है। कुछ लोग सरकार को बदनाम करते हुए ऐसे कृत्य कर रहे हैं, लेकिन उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। मैंने अपनी बात मुख्यमंत्री जी के सामने रखी कि सीएम साहब कल को कोई हमारे ऊपर भी लांछन लगा सकता है। मेरे हल्के के इस प्रकार से 14 गांव हैं
और ये शांति नगर तो कोई गांव भी नहीं है, इसके भी 2 टेंडर लगे हुए हैं, तो और 2.5 करोड़ के लगभग पेमेंट हुई है। कृपया आप इस पर थोड़ा ध्यान दें, गौर करें। तभी मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए तभी तुरंत ये कहा कि हम इसकी इंक्वायरी विजिलेंस से करवाएंगे, और मुख्यमंत्री जी ने तभी आदेश दे दिए कि इसकी विजिलेंस इंक्वायरी की जाए। मैंने अपनी बात मुख्यमंत्री। खबर फरीदाबाद से, जहां पर एक बार फिर से इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। दरअसल 11 लोगों की लिखित शिकायत पर जिला उपायुक्त यशपाल शर्मा और सिविल सर्जन ने बड़ी कार्रवाई की है। डीसी ने बल्लभगढ़ के जैनित अस्पताल पर कार्रवाई करते हुए लाइसेंस को रद्द कर दिया है। प्रशासन ने खबर दिखाए जाने के बाद यह कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक 11 लोगों ने अस्पताल प्रबंधन पर कोरोना मरीजों से ज्यादा पैसा वसूलने का आरोप लगाया था। वहीं भिवानी जिले में रोहतक गेट स्थित एक प्राइवेट अस्पताल SMSG पर डीसी जयवीर आर्य और SP अजीत सिंह शेखावत की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान कोविड अस्पताल में रेट लिस्ट नहीं लगी होने पर उपायुक्त भड़क गए। उन्होंने अधिकारियों को अस्पताल के खिलाफ नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। साथ ही अब तक भर्ती मरीजों का रिकॉर्ड भी तलब किया है। इसको हिदायत दी गई थी कि आप होर्डिंग लगाएंगे जो लैब टेस्ट के रेट हैं और जो आपकी इंक्लूसिव रेट हैं, तो उन सभी का होर्डिंग बाहर लगाएंगे और अंदर अपना नोटिस बोर्ड लगाएंगे जो आपका रिसेप्शन है। तो रिसेप्शन पे तो इसके रेट थे, लेकिन होर्डिंग से आम आदमी को पता लगता है, पेशेंट के परिवार को, पेशेंट को पता लगता है, वो इसका नहीं था, उसको इसको नोटिस दिया जाएगा। और इसके जो डिस्चार्ज जो टोटल कितने पेशेंट हुए हैं और उन पर एज पर जो नोटिफिकेशन इसमें रेट चार्ज किए गए हैं या नहीं, उसकी भी जांच की जाएगी। ये हमें समझना होगा कि अभी महामारी दूर नहीं हुई है, अभी भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। तो जनता से हमारी अपील रहती है निरंतर कि बिना कारण के बाहर ना निकले। हमने लगभग 33 नाके अब पूरे भिवानी जिले में लगाए हुए हैं, जो शाम को 6 बजे के बाद में पूर्णतः प्रतिबंध है लोगों के बाहर निकलने की। परंतु दिन में क्योंकि मार्केट खुले इसलिए लोग भी बाहर आ रहे हैं और इसकी वजह से आवाजाही बढ़ी। फतेहाबाद में आरोही मॉडल स्कूल में 9वीं कक्षा के 70 में से 60 बच्चे फेल होने पर अभिभावकों ने SDM ऑफिस के बाहर जमकर हंगामा किया। अभिभावकों का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों को समझ नहीं आ रही, जिसके चलते बच्चे फेल हो गए। अभिभावकों ने शिक्षा विभाग से बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट करने की गुहार लगाई है। स्कूल में ऑलमोस्ट सारी क्लास को फेल कर दिया गया है जी। मैं पिछले 3 साल से स्कूल में पढ़ रही हूँ। ऑनलाइन स्टडी में सर कुछ भी समझ नहीं आता। अगर टीचर से कुछ पूछते हैं तो टीचर से कहते हैं तुम तो हमारा दिमाग खा रहे हो। कितने बच्चों को फेल किया गया? सर ऑलमोस्ट सारे बच्चे फेल हैं जी, कोई 1-2 बच्चा पास होगा बस। स्कूल ने तो कुछ कारण नहीं से किसी टीचर से बात करते हैं तो टीचर्स कहते हैं तुम खुद करो और टीचर्स कुछ नहीं करते। हमारे बच्चे फेल कर दिए कि 9th में जल्लोपुर स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए हमने धरना लगाया। और ना ही तो वहाँ पे टीचर थे, कोई ना ही बच्चे पढ़ पाते थे। और सारा साल तो ऐसे ही चला गया, स्कूल में बच्चे गए नहीं। 9th क्लास के बच्चे को सभी को फेल कर दिया, उन्होंने 10 बच्चे पास किए हैं। तो टीचर का क्या कहना है? टीचर ने कोई जवाब नहीं दिया। हमने पूछा था टीचर से भी, टीचर कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। तो हरियाणा सरकार की जो पॉलिसी है, एक तरफ तो 10वीं क्लास जो बोर्ड की क्लास है, उनके जो स्टूडेंट है बिना पेपरों के 11वीं में प्रमोट कर दिए गए हैं। और दूसरी तरफ हमारा जो जिला फतेहाबाद है, इसका एक छोटा सा गांव है जल्लोपुर, हमारे विधायक जी का गांव है जल्लोपुर लक्ष्मण आपा जी का। तो वहाँ स्कूल है रोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो स्कूल के 9th क्लास के 70-72 बच्चे हैं, जिनमें से 60 बच्चों को फेल कर दिया गया और जो 10 बच्चे पास हुए हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा कंपार्टमेंट है। अगर बाइक या फिर स्कूटी चलाते वक्त आप भी गाना सुनते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये खबर आपके लिए है। सिरसा में पुलिस ने डबवाली रोड पर नियमों की अवहेलना कर सड़कों पर वाहन दौड़ा रहे लोगों के चालान काटने के लिए स्पेशल अभियान चलाया है। मोबाइल पर गाने सुनते आ रहे स्कूटी सवार को रोककर उसका चालान काटा गया और स्कूटी को इंपाउंड कर दिया गया। गौरतलब है कि ये स्कूटी पहले भी इंपाउंड की गई थी। 2-3 दिन पूर्व चालान भुगतने के बाद स्कूटी लाई गई थी। आज दोबारा चालक स्कूटी चलाते पर मोबाइल से गाने सुन रहा था और उसके पास कागजात तक नहीं थे। इस पर स्कूटी से करीब 15,000 रुपए का चालान काटते हुए इंपाउंड कर लिया गया। पुलिस कर्मियों ने आ रहे वाहनों को रुकवाया और नियमों की अवहेलना कर रहे वाहन चालकों के खिलाफ चालान काटे।
कोरोना संकट के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के निर्देश पर लगातार अंबाला में सैनिटाइजेशन का काम जारी है। आज अंबाला शहर की अनाज मंडी को सैनिटाइज किया गया ताकि मंडी में लोग सुरक्षित रह पाएं। कोरोना की पहली लहर से ही पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा लोगों के साथ खड़े हैं। सैनिटाइजर, मास्क और कोरोना किट भी लगातार लोगों के घरों तक पहुंचाई जा रही है, जिसके लिए अंबाला की जनता भी पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और मेयर शक्ति रानी शर्मा का धन्यवाद कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सैनिटाइजेशन का काम अभी भी जारी है। हालांकि संक्रमण की दर में गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा यहां पर पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सैनिटाइजेशन अलग अलग क्षेत्रों में करवाया जा रहा है। कोरोना को भगाने को लेकर हर कोशिश संभव यहां पर की जा रही है। साथ ही घर घर कोरोना सेफ्टी किट भी पहुंचाई जा रही है, जिसमें सैनिटाइजर, मास्क और विटामिन की दवाइयां शामिल हैं। आज केदारनाथ शर्मा मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से हमारे हरमन प्रिय नेता श्री विनोद शर्मा जी, एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर और बहन शक्ति रानी शर्मा के मेयर जो हैं अंबाला के, उनकी तरफ से सैनिटाइजेशन का जो प्रोग्राम चल रहा है, मैं उनके लिए सब शहरवासियों की तरफ से, अनाज मंडी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और इस महामारी के समय में जो योगदान इनका सैनिटाइजेशन का, किट्स बांटने का, सैनिटाइजर बॉटल्स बांटने का काम किया है, मैं इनका बहुत आभारी हूँ। हमारी जो एक हमारे आदरणीय श्री विनोद शर्मा जी पंडित केदारनाथ चैरिटेबल एंड हॉस्पिटल की तरफ से जो हमारी ये मुहिम छेड़ी हुई है, उसको कोरोना को देखते हुए आदरणीय हमारे श्री विनोद शर्मा जी ने जो ये मुहिम चलाई हुई है, तो ये इस मुहिम को हमने मतलब कोरोना जिसे कि हम सैनिटाइज़र कर रहे हैं और एक किट दे रहे हैं जो शर्मा जी की तरफ से आई हुई है, और उसका हमारा यही उद्देश्य है कि इसको जो कोरोना जो फैला हुआ है इसको कम करना है और शहर के हर कोने में, गांव के हर कोने में सैनिटाइज़र करके इसको कम किया जाएगा। तो ये हमारी मुहिम जो आदरणीय विनोद शर्मा जी और मैडम जो हमारी आदरणीय श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी हैं, उनकी तरफ से ये बहुत बड़ा काम जो है शहर में, शहर की भलाई के लिए लगभग पिछले 20 सालों से जो वो कर रहे हैं। पिछले जब कोरोना आया था तब भी उन्होंने पूरा सहयोग किया था, सैनिटाइज़र की बोतलें बांटी घर घर में जाके, जिससे कि लोगों का वो बचाव हो सके। सैनिटाइज़र शर्मा जी ने 4 तारीख से स्टार्ट करा रखा है, जिसके अंदर सारे 20 के 20 शहर के वार्ड होंगे और सारे के सारे गांव को सैनिटाइज कराया जाएगा। कोई भी घर नहीं छोड़ा जाएगा और सारा गांव के कोने कोने तक सारा शहर सैनिटाइज। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आयुष विभाग और आयुष विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में आयुष के अन्य विंग भी शुरू करने के निर्देश दिए। इनमें आयुर्वेद के अतिरिक्त होम्योपैथिक, योग, यूनानी और सिद्धा शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरीके का पहला आयुष विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। इसमें अन्य पद्धतियों को भी उचित भागीदारी दी जाएगी ताकि प्रत्येक क्षेत्र में विद्यार्थी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय शीघ्र ही श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र का ही भाग होगा, जो कि विश्वविद्यालय के अधिनियम के अनुसार ही है। इस संबंध में जल्द ही आगामी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसमें कार्यरत कर्मचारियों और प्राध्यापकों का स्टेटस पहले ही चल सकेगा। आयुष मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय के नए भवन निर्माण के लिए सरकार ने उच्च स्तर पर कमेटी का गठन किया है और इस कमेटी द्वारा लिए गए निर्णयों को ही आगे बढ़ाया भी जाएगा ताकि भवन का शीघ्र निर्माण किया जा सके। इसके साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित नए पदों को चरणबद्ध तरीके से सृजित किया जाएगा। इसमें पदों की आवश्यकता के आधार को वरीयता दी जाएगी। उन्होंने राजकीय डिस्पेंसरीज में आयुष की ओपीडी शीघ्र ही शुरू करने के भी निर्देश दिए, जिसको सप्ताह में 3 दिन के साथ शुरू किया जाएगा। तो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पूरी बैठक की, जहां पर बैठक में कई बड़ी बातों का जिक्र हुआ। खासतौर पर आयुष विभाग और आयुष विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ ये पूरी बैठक रही। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में बैठक हुई, जहां पर कुरुक्षेत्र में आयुष की अन्य विंग की शुरुआत होगी, इसको लेकर निर्देश दिए गए। क्या कुछ इसमें खास रहेगा, रोड मैप क्या रहेगा और कितने दिनों में, कितने दिनों के लिए ये तैयार की जाएगी, ये तमाम तरीके की महत्वपूर्ण बातें जो बैठक का हिस्सा रही। इस दौरान इन बातों पर चर्चा देखने को मिली।
भारत में कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई में एक बड़ी उम्मीद जगी है। हरियाणा के रहने वाले 84 वर्षीय मोहब्बत भारत के पहले कोविड मरीज हैं जिन्हें एंटीबॉडी कॉकटेल ड्रग दी गई। देश के मशहूर चिकित्सक मेदांता अस्पताल की सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर सुशीला कटारिया ने कहा कि ये एंटीबॉडी कॉकटेल ड्रग कोविड के खिलाफ एक नया हथियार है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में एक नई उम्मीद जगाई है एंटीबॉडी कॉकटेल ने। क्या है ये एंटीबॉडी कॉकटेल और किस तरीके से कोरोना के मरीजों के लिए फायदेमंद है, इस पर बात करने की हमारे साथ में मेदांता अस्पताल से डॉक्टर सुशीला कटारिया जी हमारे साथ। सबसे मैम अगर हम बात करें एंटीबॉडी कॉकटेल, जिसका पहला मरीज भी जो है 84 साल के हम मोहब्बत सिंह की बात करें थे वो ठीक हुए हैं, क्या है ये, अगर इस मेडिसिन की बात करें किस तरीके से ये फायदेमंद है और इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो किस तरीके से? देखिए, एंटीबॉडी जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं वो लैब में प्रिपेयर की हुई वो एंटीबॉडीज़ हैं जो इफेक्टिव स्पाइक प्रोटीन्स के खिलाफ बाइंड करती हैं वायरस को, दूसरी नॉर्मल सेल्स को मारने में उनको प्रिवेंट करती हैं। और ये क्योंकि कॉम्बिनेशन है, एक नहीं है, दो एंटीबॉडीज़ इकट्ठी हैं, तो इसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल कह रहे हैं हम। कसेरिवमैब और एमडेमिवमैब का ये जो कॉम्बिनेशन है ये यूएस में इस पर रिसर्च हुई है और पेशेंट्स पे फिर इसको इस्तेमाल किया गया है और ये पाया गया है कि 70% रिडक्शन होती है हॉस्पिटलाइजेशन में और मोर्टेलिटी में। ये बीमारी की बहुत शुरुआत में दी जाती है जिस टाइम पे वायरस आपकी बॉडी में रेप्लिकेट कर रहा होता है। सो ये दोनों एंटीबॉडीज भिन्न भिन्न तरीके से स्पाइक प्रोटीन पे बाइंड करती हैं, वायरस को किल कर देती हैं ताकि वो और सेल्स को खत्म ना कर सके और आगे चलकर बीमारी की तीव्रता को घटाती हैं। हमने इससे पहले देखा कि कई ऐसी मेडिसिन रही, चाहे रेमडेसिविर की बात करें, कई ऐसे इंजेक्शन थे जो इसमें इस्तेमाल किए गए थे, अलग अलग इन्फेक्शन को लेके थे। इस मेडिसिन का, इस कॉकटेल का मेन पर्पस क्या कोरोना ही है या इससे पहले किसी और ने इस्तेमाल किया? देखिए, मोस्टली पहले जो दवाइयाँ इस्तेमाल हुई, चाहे वो रेमडेसिविर हो, फेविप्राविर हो, टोसिलिजुमैब हो, बारेसिटिनिब हो, HCQS हो, ये सारी जो एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन, ये सब दवाइयों को हम बोलते हैं रीपर्पजिंग ऑफ मेडिकेशन। मतलब किसी एक पर्पस, किसी एक बीमारी के लिए बनी है और फिर ये पाया गया या तो बीमारी की पैथोलॉजी से या उनके स्ट्रक्चर से कि ये दूसरी बीमारी में भी काम आ सकती हैं। सो ये रीपर्पज मेडिकेशन थी। ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं ये स्पेसिफिकली कोविड वायरस के लिए ही बनी है और कोविड वायरस की तरफ ही डायरेक्टेड हैं। सो आप हाँ कह सकते हैं कि ये एक तरह से स्पेसिफिक कोविड ट्रीटमेंट है। इसका नाम तो यूं तो शुरुआत हुई कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को भी ये मेडिसिन लगी थी और वही भारत में पहले मरीज की बात करेंगे 84 साल के मोहब्बत सिंह, जिनको यहाँ पर लगी, उनका ट्रीटमेंट रहा। वो किस परिस्थितियों में यहाँ पर आए थे और अब क्या कुछ कंडीशन उनकी है, उनको कितने दिनों में ये दी गई थी? देखिए, ये बीमारी के बहुत शुरुआती समय में दी जाती है। पहले मैन्युफैक्चरर्स के हिसाब से पहले 10 दिन में दे सकते हैं, पर जितना जल्दी देंगे उतना अच्छा रहता है। तो अपने लक्षणों का ध्यान रखें और जब लक्षण हो तो टेस्ट करवा सकते हैं, फिर अपनी एलिजिबिलिटीज के लिए चेक कर सकते हैं। ये टोटली एक OPD प्रोसीजर है, इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। पेशेंट को आधे से पौना घंटा ही हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, इंजेक्शन लेके चले जाते हैं और हमारे पेशेंट ठीक कर रहे हैं, ही इज डूइंग फाइन। तो अब उनकी किस तरीके की अगर हम बात करें हालात है, जो कि मोहब्बत सिंह जो 84 साल के थे जो यहाँ पर ठीक हुए भारत के, पहले ही कहेंगे हम उनको? जी, अभी उनको देखिए एंटीबॉडी ट्रीटमेंट लेने के बाद भी आइसोलेशन का प्रोटोकॉल पूरा करना पड़ता है और बीमारी का जो पूरा स्वरूप है 14 दिन के लिए ऑब्जर्व करना पड़ता है, उसमें कोई बुखार या कोई और दिक्कत तो नहीं आए। सो उन सब लक्षणों का ध्यान रखने के लिए पेशेंट को हमेशा किसी होम केयर प्रोग्राम में रहना चाहिए या डॉक्टर की सलाह से अपना हेल्थ को मॉनिटर करते रहना चाहिए। उनकी सेहत अच्छी है। एक बात जानना चाहेंगे, इस जो मेडिसिन जो आप बता रहे हैं, कॉकटेल की बात कर रहे हैं, ये कितने दिन तक रहती है? क्या इसके बाद दोबारा भी कुछ इस तरह के लक्षण या ऐसा एंटीबॉडी रहता है कि एक लंबे समय तक वो अगर इसका जो निश्चिंत रहे? लंबे समय तक एंटीबॉडी बनाने के लिए हमें वैक्सीन लगवाना चाहिए। उसकी एंटीबॉडी बनने में वक्त लगता है लेकिन लंबे समय तक रहता है। नेचुरल इन्फेक्शन के बाद बनी हुई एंटीबॉडीज भी लंबे वक्त तक रहती हैं। ये रेडीमेड इम्यूनिटी है, जैसे ही आपके शरीर में जाती है काम करना शुरू कर देती है। टाइम नहीं लगता, पर इसकी अपना टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है बॉडी में। ये 3 से 4 सप्ताह तक ही रहती है, पर क्योंकि 3 से 4 सप्ताह में पेशेंट में जो बीमार है उसके वायरस को टैकल करने में ये हेल्प करती है, उसके बाद इसका पर्पस भी खत्म हो जाता है तो हेल्प करती है। इस तरह की एंटीबॉडीज दूसरे देशों में बीमारी से बचाने के लिए प्रिवेंशन और प्रोफाइलैक्सिस के लिए भी यूज की गई हैं, तो उसमें हाँ इनको बार बार देना पड़ता है, पर अगर आप मरीज के इलाज के लिए दे रहे हैं तो एक बार काफी है। एक अंत में बात पूछना चाहेंगे, इसकी उपलब्धता की बात करें अपने देश में, भारत में बात करें, क्योंकि पहले मरीज का यहाँ उदाहरण रहा, लेकिन उपलब्धता की बात करें और खासकर इसकी कॉस्ट की भी बात करें, वो अब कितनी आप देखते हैं, उपलब्धता भी और इसकी कॉस्ट भी?
देखिए, कोई भी जो दवाई होती है, जो बिल्कुल हम कहते हैं आइडियल दवाई होती है, उसको फ्रीली अवेलेबल भी होना चाहिए, उसका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होना चाहिए और कॉस्ट भी उसकी कम होनी चाहिए, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। सो उस क्राइटेरिया से ये मेडिसिन की उपलब्धता कितनी है और पेशेंट्स को कितना कॉस्ट इफेक्टिव होगी, वो तो समय के साथ ही पता चलेगा। उपलब्धता पे मैन्युफैक्चरर्स ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं, मेरा रोल इसमें नहीं है। बट अगर कोई दवाई अगर हॉस्पिटलाइजेशन प्रिवेंट कर सकती है, हेल्थ सर्विसेज पे बर्डन कम कर सकती है, लोगों की सफरिंग कम कर सकती है, सो वो एक अच्छी दवाई समझी जाएगी। हाँ, मेरा ज़रूर ये उम्मीद रहेगी कि हमारे देश में पूरी जनता को देखते हुए और हमारे आर्थिक स्थिति को देखते हुए मैन्युफैक्चरर्स को और सरकार को इसको जो भी जितने ज़रूरतमंद लोग हैं सब तक पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए। तो तमाम लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए, जो भी इस तरह के जो कोरोना के जो संक्रमित पाए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, और एक ये बड़ी उपलब्धि भी कोरोना की इस लड़ाई में अगर बात करें तो उन मरीजों के लिए जो इससे संक्रमित होते हैं, तो इसके पहले मरीज अगर बात करें मोहब्बत सिंह जो कि 84 साल के हैं, उस मेदांता में उनको ये उपचार दिया गया था। हालांकि वो पहले से अब बेहतर है और ऐसे में अब यही है एक अच्छी उपलब्धि भी इसे कहा जा सकता है जो कि कोरोना की इस लड़ाई में सामने आई है। गुरुग्राम से कैमरामैन गीतम के साथ दीपक शर्मा। इसी के साथ हरियाणा विशेष में बस इतना ही। नमस्कार।